Hello friends, this is our fourth part. This part is about the seed treatment. यानी पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने सीड से रिलेटेड किया था। हमारा सीड एंड शोइंग वाला चैप्टर चल रहा है, उसकी नेक्स्ट वाली वीडियो है ये सीड ट्रीटमेंट. It is the treatment or process of application by mixing, coating, soaking in the solutions of chemicals, fungicide, insecticide, biopesticide, nutrient and growth regulators. यानी ये क्या है, ये एक प्रोसेस है या इसे हम ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं. किस चीज़ की? एप्लीकेशन की. यानी हम अप्लाई करेंगे बाय मिक्सिंग, हम मिक्स कर सकते हैं उसके साथ, या फिर उसके ऊपर कोटिंग यानी सीड के ऊपर कोट लगा सकते हैं, लेयर लगा सकते हैं, या फिर सोकिंग यानी उसको डुबो सकते हैं सॉल्यूशन में, केमिकल्स में. उसमें हमारा फंगीसाइड भी हो सकता है, इंसेक्टिसाइड भी हो सकता है, कोई कल्चर भी हो सकता है जैसे राइजोबियम का है या एनपीके कंसोट्रिया का कोई भी कल्चर हो, या फिर न्यूट्रेंट का है, ग्रोथ रेगुलेटर का. इन सब को अप्लाई करना एक सीड के ऊपर, वो क्या कहलाता है? इन सब को अप्लाई करने की प्रोसेस वो होती है सीड ट्रीटमेंट. अब एडवांटेजेस ऑफ सीड ट्रीटमेंट, यानी सीड ट्रीटमेंट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं. सबसे पहला एडवांटेज है प्रोटेक्ट जर्मिनेटिंग सीड्स एंड सीडलिंग अगेंस्ट सोयल एंड सीड बोरोन पैथोजेंस इंसेक्ट्स. यानी ये जो हमारे सीड हैं या फिर सीडलिंग यानी जो हल्का फुल्का उसमें लगा सकते हैं आप आगे, यानी उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, वो सोयल के या फिर सीड बोरोन यानी सीड और सोयल के अंदर जो पैथोजेंस हैं उनको बचाता है इंसेक्ट से. मतलब पैथोजेंस से बचाता है सीड को ये, या फिर सीडलिंग को बचाता है. सीड जर्मिनेशन इन्हेंसमेंट यानी सीड की जर्मिनेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करता है. अर्ली एंड यूनिफॉर्म इस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ, यानी सीड की अर्ली यानी अच्छे से, और यूनिफॉर्म एक लगातार यानी पूरे कंट्रीज. मान लिया हमारा 1 एकड़ का फील्ड है तो उसके अंदर एक कंटिन्यूटी के सारा फील्ड एक साथ लग जाएगा और एक साथ उसकी ग्रोथ होगी. एंड ग्रोथ इनहेंसिस नोड्यूलेशन इन लेग्यूम क्रॉप एंड सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी जो हमारी नोड्यूल वाली क्रॉप होती हैं जैसे कोई भी लेग्यूम वाली होगी, मूंग बीन, उड़द बीन, इनके अंदर क्या होता है, अगर हम राइजोबियम कल्चर उसके ऊपर लगाएंगे तो नोड्यूल्स हैं तो वो ज़्यादा आएंगे. यानी जड़ों के अंदर जो गांठ होती हैं राइजोबियम की वो ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं, नाइट्रोजन सप्लाई करती हैं. इन बेटर देन सोयल एंड फोलियर एप्लीकेशन. एक तो हम मान लिया हमारा 1 हेक्टेयर का खेत है तो उसके अंदर हम पूरा अप्लाई करें, एक हम डायरेक्ट सीड के ऊपर अप्लाई कर दें, यानी पूरे फील्ड के अंदर फोलियर स्प्रे करें, या फिर पूरी सोयल के अंदर हम उसको फेंकें. उससे अच्छा है हम उसको डायरेक्टली सीड के ऊपर ट्राई उसको यूज़ कर लें. इससे हमारा पैसा सब कुछ, हमारा इन्वेस्टमेंट सब कुछ बचेगा, लेबर बचेगी. यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड इवन इन एडवर्स कंडीशन, यानी एडवर्स कंडीशन के अंदर भी क्रॉप हमारी अच्छे से स्टैंड हो सकती है, कोई भी मॉइस्चर की दिक्कत है वगैरह. मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ सीड ट्रीटमेंट का कौन कौन सा मेथड है? सबसे पहला है सीड ड्रेसिंग. दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट, यानी ये मोस्ट कॉमन मेथड है किसका? सीड ट्रीटमेंट का. द सीड इज ड्रेस्ड विद आइदर ए ड्राई फॉर्मुलेशन और ए वेट ट्रीटेड विद स्लरी और लिक्विड फॉर्मेशन. यानी जो हमारा सीड है या तो हम उसके ऊपर डायरेक्ट हाथ से ड्राई सॉल्यूशन को, यानी ड्राई को, सिंपल ड्राई फॉर्मुलेशन को उसके ऊपर डाल दें, या फिर हल्का सा उसके ऊपर मॉइस्चर के साथ यानी वाटर के साथ मिक्स करके फिर उसको अप्लाई कर दें, या फिर पूरा लिक्विड फॉर्म में, या फिर स्लरी फॉर्म में. वो हमारी बीज के ऊपर और कई सारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. ड्रेसिंग्स कैन बी अप्लाइड एट बोथ फार्म और इंडस्ट्रीज, यानी ड्रेसिंग हम अपने फार्म के ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो सीड की इंडस्ट्रीज होते हैं उसके ऊपर वहाँ पे भी अप्लाई होता है. लो कॉस्ट अर्थन पॉट्स कैन बी यूज्ड फॉर मिक्सिंग पेस्टिसाइड विद सीड, यानी हमारे जो मिट्टी के गड्ढे होते हैं, अर्थन पॉट्स होते हैं, उनको भी बहुत सारे किसान यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड को मिक्स करने के लिए सीड के साथ में ऊपर लेयर लगाने के लिए. और सीड कैन बी स्प्रेड ऑन पॉलीथीन सीट, यानी सीड को हम स्प्रेड कर देते हैं पॉलीथीन की सीट के ऊपर, और जो हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसका पेस्टिसाइड का या कोई भी कल्चर का, उसको हम उसके साथ मिक्स कर देते हैं. यानी जो हमारे केमिकल्स हैं उनको हम उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे या फिर उसको मैनुअली मिक्स कर देंगे. अब नेक्स्ट आता है सीड कोटिंग. ए स्पेशल बिंडर इज यूज्ड विद द फॉर्मुलेशन टू इनहेंस द एडरेंस टू द सीड, यानी एक स्पेशल तरह का बाइंडर यूज किया जाता है किसके लिए? उसको सीड के ऊपर अच्छे वेल फॉर्मेशन के लिए, यानी एक अच्छे तरह की कोटिंग होती है. एक तो सीधा मैं ये
अपने हाथ से करें, एक हम मशीन के थ्रू करें तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा, यानी एक बराबर लेयर होगी सारी सीड के ऊपर। कोटिंग रिक्वायर्स एडवांस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी बाय द इंडस्ट्री, यानी ये इंडस्ट्री के अंदर ही होता है, इसके अंदर एडवांस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब नेक्स्ट आता है सीड प्लीटिंग, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सीड ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, यानी ये सबसे बेस्ट सीड ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है। रिजल्टिंग इन चेंजिंग फिजिकल शेप ऑफ द सीड टू इनहेंस पेटेबिलिटी एंड हैंडलिंग, यानी इसके अंदर क्या होता है, मान लिया हमारे कई तरह के साइज शेप के होते हैं सीड, तो उनको एक शेप में ले आता है ये सीड प्लीटिंग के अंदर हम, यानी उनकी फिजिकल शेप को चेंज कर देते हैं हम, ताकि वो हैंडलिंग में और अच्छे तरीके से फील्ड के अंदर वो अच्छे से कामयाब हो उसके। प्लीटिंग रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन मशीनरी एंड टेक्निक्स एंड मोस्ट एक्सपेंसिव एप्लीकेशन, यानी इसके अंदर हमें स्पेशलाइज एप्लीकेशन मशीनरी चाहिए और टेक्निक्स भी इसके अंदर बहुत हाई क्वालिटी की चाहिए और एक्सपेंसिव एप्लीकेशन है ये। अब नेक्स्ट आता है शोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू द सोइल, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रॉपर प्रिकॉशन शुड बी टेकन, यानी शोइंग क्या है, ये बेसिकली क्या है, प्लांटिंग सीड्स इनटू द सोइल, यानी जो हमारे सीड हैं उनको हम सोइल के अंदर प्लांट करेंगे, यानी उनको हम सोइल के अंदर डालेंगे। इसके अंदर बहुत सारे में प्रिकॉशंस भी होती हैं, जैसे अप्रोप्रिएट डेप्थ, यानी मान लिया किसी सीड की डेप्थ है 5 सेंटीमीटर, तो हम उसको 5 सेंटीमीटर पे ही डालेंगे। प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे हम, लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट, यानी 20x10 है किसी की तो उसको वही देंगे हम। एंड सोइल शुड बी क्लीन, यानी सोइल भी एक वेल टिल्थ पे होनी चाहिए और हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, और सारे पैथोजन से फ्री होना चाहिए हमारा सीड भी और हमारी सोइल भी। और नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ शोइंग के भी बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहला ब्रॉडकास्टिंग इज अदरवाइज कॉल्ड रैंडम शोइंग, यानी ब्रॉडकास्टिंग को हम रैंडम शोइंग भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, स्केटरिंग ऑफ द सीड्स, यानी इसके अंदर हम सीड्स को फील्ड के अंदर हमारे फार्म के अंदर क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। ब्रॉडकास्टिंग इज डन फॉर मैनी क्रॉप्स, यानी ब्रॉडकास्टिंग बहुत सारी क्रॉप्स के लिए होता है, अलग अलग क्रॉप के साथ ही वेरी करता है। ब्रॉडकास्टिंग इज मोस्टली followed for small size to medium sized crops which do not require a specific geographical area for their development and plastic in nature, यानी ब्रॉडकास्टिंग हम मेनली स्मॉल साइज और मीडियम साइज क्रॉप के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े हमारे ट्रीज के लिए की भी कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ऐसा मेनली नहीं होता है, क्योंकि हम उस प्लांट के लिए भी नहीं करते जिसे एक स्पेसिफिकल जियोग्राफिकल एरिया चाहिए। हम उन प्लांट्स के लिए करते हैं जो ज़्यादातर प्लास्टिक का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या मीनिंग है कि जो अच्छे से अडेप्टेबल हों, वो उस चीज़ को अडेप्ट कर लें। आफ्टर ब्रॉडकास्टिंग द सीड्स आर कवर्ड जेंटली आइदर यूजिंग ए कंट्री प्लो विद ए वेरी शैलो प्लोइंग। हम ब्रॉडकास्टिंग हमने मान लिया फील्ड के अंदर कर दिया, तो हमारे सीड को एक जेंटली एक हल्की सोइल की लेयर से कवर कर देंगे, किसका यूज करके, कंट्री प्लो का यूज करके, विद ए शैलो प्लोइंग, यानी एक हल्की जोताई कर देंगे उसकी ऊपर से, ताकि उसको एक सीड लेयर आ जाए उसके ऊपर। सम वुडन प्लैंक्स, बहुत सारे किसान वुडन प्लैंक्स का भी यूज करते हैं, लेवलर का यूज करते हैं सरफेस को कवर करने के लिए। इन सम केसेस ट्री ट्विग्स एंड सरब ब्रांचेस आर यूज्ड, कई सारे केसेस में पेड़ की थोड़ी बड़ी वाली टहनियाँ होती हैं उनको भी यूज किया जाता है। लार्जेस्ट मेथड है इंडिया के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि ये इजीली है, नॉर्मली किसान ब्रॉडकास्ट कर देता है, चीपेस्ट सस्ता पड़ता है और कम लेबर कम लगती है इसके अंदर। अब इसके भी अगर कोई भी चीज़ है उसके डिसएडवांटेज जरूर होंगे। सबसे पहला है ऑल द सीड्स ब्रॉडकास्टेड डू नॉट हैव ए कॉन्टैक्ट विद द सोइल, यानी जितने भी हम सीड ब्रॉडकास्ट करेंगे ऐसा नहीं कि 100% का सोइल के साथ वेल कॉन्टैक्ट हो, वो ऊपर भी सोइल के ऊपर भी रह सकता है, ज़्यादा डीप में भी जा सकता है, इसके कारण हमारी जर्मिनेशन पुअर होती है। सेकंड है इनहेंस सीड रेट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू पुअर जर्मिनेशन, यानी कम पुअर जर्मिनेशन के कारण हमें सीड रेट ज़्यादा डालना पड़ता है। सीड्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन डिजायर डेप्थ, यानी जितनी हम डेप्थ चाहिए, मैं पहले बता रहा था आपको, मान लिया किसी सीड की 5 सेंटीमीटर है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसी डेप्थ पे जाएगा, यानी प्रॉपर डेप्थ नहीं होती, इसके कारण हमारा सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। लॉजिंग फॉलिंग डाउन इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन द ब्रॉडकास्टिंग मेथड, यानी फॉलिंग, यानी हमने एक फील्ड में हमने मान लिया लाइन टू लाइन शोइंग की थी एक प्रॉपर ड्रिल मशीन के साथ, एक के अंदर हमने ये किया था डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग, तो
उस फील्ड, वो फील्ड ज़्यादा ससेप्टिबल है लॉजिंग के, कौन सा फील्ड, जिसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग, यानी उसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग वाले मेथड से फील्ड में हमारे जो क्रॉप है वो गिर जाती है कई बार। अब हमारे डिबलिंग है, दिस इज एक्चुअली लाइन शोइंग बाय इंसर्टिंग ए सीड थ्रो ए होल एट ए प्री डिटरमाइंड डेप्थ, यानी हम प्री डिटरमाइंड होल्स के अंदर इसको हम सीड को डालते हैं। इसको देख, यानी जो प्री डिटरमाइंड स्पेसिंग हमारी या प्री डिटरमाइंड डेप्थ है उसको, उसके मान ले, देखिए इसको एग्जांपल समझिए, ये मैंने एक डायग्राम से बनाया सिंपली। मान ली हमारी सोइल की लेयर है, इसके अंदर हम पहले ही ओल कर देंगे, या तो मैनुअली या फिर किसी हल्की फुल्की मशीन का यूज करके, और फिर इसके अंदर हम सीड पुट करते जाएंगे, फिर बाद में इसको कवर करते जाएंगे सोइल को। यानी ये प्रॉपर पहले ही हमने प्री डिटरमाइंड इसलिए लिखा है प्री डिटरमाइंड कि पहले ही यहाँ पे हमने ओल बना दिए हैं, इसके अंदर हम सीड पुट करेंगे, बाद में इसको कवर कर देंगे। डिबलिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन द प्लेन सरफेस और रिजिज, फ्रोज और बेड एंड चैनल्स, यानी हम इसको मेनली प्लेन सरफेस पे यूज करते हैं, या फिर हमारी कोई रिज हो, फ्रो, यानी या तो उसके ऊपर जो हम सोइल को एक साथ इकट्ठा करते हैं इसके ऊपर भी लगाते हैं, या फिर फ्रो हम थोड़ी बहुत खुदाई करके उसके उसमें भी लगा सकते हैं, या बेड के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, किसी भी टाइप में इसको यूज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ शोइंग इज प्रैक्टिस्ड ओनली अंडर सुटेबल सोइल, यानी हमारी सोइल की कंडीशन सुटेबल होना चाहिए। बिफोर शोइंग फरोज आर ओपनड एंड फर्टिलाइजर्स आर सप्लाइड, यानी हमने शोइंग से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले फ्रो को ओपन कर देंगे, बाद में इसको एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर हम सीड डालते जाएंगे। एंड सीड्स आर शोन सो दैट द सीड कुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द फर्टिलाइजर्स, यानी फर्टिलाइजर्स के एक बेसिक पॉइंट होता है कि फर्टिलाइजर के डायरेक्ट सीड कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा हमारा डैमेज हो सकता है। तो हम पहले ही फ्रो बना देते हैं, उसके फर्टिलाइजर डाल दिया, फिर उसको हल्की सी सोइल को कवर करके फिर उसके ऊपर बाद में सीड डाला जाता है ताकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो। दिस इज डन फॉर द वाइडर स्पेस्ड क्रॉप्स एंड मीडियम टू लार्ज साइज क्रॉप्स। एंड ब्रॉडकास्टिंग तो किसके लिए था, स्मॉल से मीडियम के लिए। ये किसके लिए है, या तो मीडियम के लिए या फिर लार्ज साइज्ड सीड्स के लिए है, जो मतलब थोड़े दूर दूरी पे जिनका स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो, जैसे सोरगम है, मेज है, सनफ्लावर है, कॉटन है, इनका थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है। जबकि वीट के अंदर क्या है, मेथड इतना ज़्यादा है बेनिफिशियल नहीं है वीट के अंदर, क्योंकि उसकी स्पेसिंग रो टू रो, प्लांट टू प्लांट वो बहुत कम होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा कामयाब नहीं है, ये डिबल्ड है। एडवांटेजेस ऑफ डिबलिंग आर यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, बेटर जर्मिनेशन एंड रिड्यूस सीड रेट, यानी इसके एडवांटेज क्या है, एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन रहते हैं क्योंकि हम ही अपने मैनुअली डालते रहते हैं इसको सीड को। एक बेटर जर्मिनेशन होता है क्योंकि हम अच्छे से कवर कर देते हैं, और मैनुअली डालते हैं तो डायरेक्ट उसका थोड़ा सा सीड रेट कम होता है उसके बजाय। एक तो हम ब्रॉडकास्ट करें, हम डिबलिंग मेथड से करें, उसका थोड़ा कम रहता है। अब नेक्स्ट है ड्रिल शोइंग, और ड्रिलिंग भी कहते हैं। ड्रिलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉपिंग सीड्स इन ए डेफिनेट डेप्थ कवर्ड विद सोइल एंड कॉम्पैक्टेड, यानी ड्रिलिंग क्या है, एक प्रैक्टिस है सीड को ड्रॉप करने की एक डेफिनेट डेप्थ पे, एक मतलब जो डेप्थ हम मशीन के अंदर फिक्स कर देते हैं उसी डेप्थ पर वो सीड डलेगा, और सोइल उसके ऊपर आ जाए, कवर हो जाएगी, और वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी। सोइल को ऊपर से थोड़ा वो हल्का सा लगा तो आप उसको कवर कर देगा सोइल से, इससे वेल जर्मिनेशन होता है उसका। इन दिस मेथड शोइंग इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड फॉर प्लेसिंग द सीड इनटू द सोइल, यानी इसके अंदर हम मैनुअली नहीं करते, इसके अंदर हम शोइंग इम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं। सीड कम फॉर फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन या और कोई भी सिंपल मशीन का भी यूज करते हैं। सीड्स आर ड्रिल्ड कंटिन्यूसली और एट रेगुलर इंटरवल्स इन द रोज, यानी सीड को हम ड्रिल करते हैं कंटिन्यूसली, लगातार हम सीड को डालते रहते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे रोज में। इन ड्रिल शोइंग डेप्थ ऑफ ए सीड कैन बी मेंटेन्ड एंड फर्टिलाइजर ऑल्सो अप्लाइड साइमल्टेनियसली, यानी इसके ड्रिल के अंदर हम शोइंग और डेप्थ करते हैं सीड की, वो मेंटेन हो सकता है, और हम इसके अंदर फर्टिलाइजर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले फर्टिलाइजर डल जाएगा, फिर हल्का सा मिट्टी उसके ऊपर कवर हो जाएगी, बाद में उसके ऊपर सीड आता रहेगा। इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड कॉस्ट बट मेंटेन यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, यानी इसके अंदर एनर्जी और कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आती है, लेकिन ये हम एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया के हिसाब से, मान लिया 1 हेक्टेयर के अंदर हम किसी के लगा सकते हैं 5 लाख प्लांट लगाने हैं, तो वही 5 लाख ही लगाएगा, एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन मेंटेन हो जाती है इससे ड्रिल वाले मेथड। अब हमारा 4th मेथड आता है ट्रांसप्लांटिंग। दिस मेथड ऑफ प्लांटिंग हैज़ 2 कंपोनेंट, इसके 2 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला नर्सरी, फिर है ट्रांसप्लांटिंग।
इन नर्सरी यंग सीडलिंग्स आर प्रोटेक्टेड मोर इफेक्टिवली इन ए शॉर्ट पीरियड एंड इन ए स्मॉलर एरिया। यानी नर्सरी के अंदर हम यंग सीडलिंग को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है क्योंकि ये, और हम एक स्मॉलर एरिया में मान लिया एक तो 1 हेक्टेयर के अंदर कंट्रोल करना है, एक उसको 100 मीटर स्क्वायर के अंदर कंट्रोल करना है, तो वो इफेक्टिवली हम किसके अंदर कर सकते हैं, नर्सरी के अंदर। ये मैनेजमेंट इजी है और इकोनॉमिकल भी है थोड़ा बहुत। ये एडवांटेजेस क्या है इसके, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कैन बी अश्योर्ड, यानी जो हमारी प्लांट पॉपुलेशन है वो हम खुद ही लगाएंगे उसके बाद में उखाड़ के, तो वो हम अश्योर कर सकते हैं, यानी ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं एक वेल लेवल पर। पीरियड ऑफ मेन फील्ड इज रिड्यूस्ड, यानी जो हम एक फील्ड के अंदर डायरेक्ट शोइंग करते तो वो टाइम पीरियड घट जाता है। मान लिया कोई राइस की वैरायटी है 120 डेज की है, उसको हम 25 डेज तो रखेंगे उसके अंदर, नर्सरी के अंदर, बाद में जो हमारे बच गए 95 डेज तो वो फील्ड के अंदर, यानी फील्ड के अंदर एक तो हम 120 डेज लगाते, एक हमने फील्ड के अंदर 95 लगाया, तो उससे हमारा मैनेजमेंट आसान हो जाता है। क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इज पॉसिबल अंडर ट्रांसप्लांटिंग, यानी क्रॉप को इंटेंसिफाई कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, उसका प्रोडक्शन घटा भी सकते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं, सॉरी, और सारे यानी अच्छी प्रोसेस हो जाती है सारी। लेकिन कोई भी डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि कई नर्सरी क्या होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी पड़ जाती है। ट्रांसप्लांटिंग इज अनदर लेबरियस एंड एक्सपेंसिव मेथड, यानी नर्सरी का मेनली डिसएडवांटेज पता है क्या, ट्रांसप्लांटिंग का क्या डिसएडवांटेज है। हम स्पेशली पहले इसके लिए नर्सरी बनाएंगे, फिर हम लेबर का यूज़ करेंगे, फिर उसको हम फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, फील्ड के अंदर लगाएंगे, इससे हमारा थोड़ा ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है, ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। बाकी इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज भी नहीं है, हम इसके बेनिफिट्स को भी देखें। जर्मिनेशन आता है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जर्मिनेशन इज ए प्रोट्यूरिज्म ऑफ रेडिकल और सीडलिंग एमरजेंस, यानी बेसिकली क्या है, जो हमारा रेडिकल है उसकी टिप को हम सॉइल के अंदर जाना और हमारी सीडलिंग का एमरजेंस होना, ये सब क्या है, ये है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन रिजल्ट इन द रप्चर ऑफ द सीड कोट एंड एमरजेंस ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एक्सिस, यानी जो सीड की एम्ब्रियोनिक एक्सिस है उसके अंदर से हमारी सीडलिंग बाहर निकलने लग जाती है और हमारा सीड कोट है वो रप्चर हो जाता है, यानी वो फट जाता है। मान लीजिए हमारा सीड है कोई भी, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस थी, इसके अंदर से ये जो बाहर वाला ये सीड कोट है ये हो जाएगा रप्चर, ये यानी फट जाएगा, ये फट गया और इसके अंदर से एक नई सीडलिंग बाहर निकल आई, यानी ये नई सीडलिंग बाहर निकल आ जाती है और हमारा जो सीड कोट है आउटर लेयर है ये फट जाता है। अब टाइप ऑफ जर्मिनेशन, यानी जर्मिनेशन भी 2 टाइप की होती है। पहली होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन। इन दिस काइंड ऑफ जर्मिनेशन द कोटिलिडन्स डिड नॉट कम आउट द सोयल, यानी इसके अंदर क्या है, जो कोटिलिडन है वो सोयल के, ये मान लिया लेयर थी सोयल की, इसके अंदर ये सोयल के अंदर ही रह जाते हैं, जो कोटिलिडन है अंदर वाले ये सोयल के अंदर ही रह जाएंगे, ये बाहर नहीं आएंगे, ये होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। ऑल मोनोकोटिलिडन्स आर हैविंग हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, यानी जितने भी मोनोकोटिलिडन जिनके अंदर सिंगल कोटिलिडन होता है वो सब हाइपोजियल में ही आते हैं। जैसे एग्जांपल के मैंने रख दिया यहाँ पे वीट, बाजरा, ये क्या होता है, इनके जो कोटिलिडन है वो बाहर नहीं आते सोयल के, वो सोयल के अंदर ही रह जाते हैं, सोयल की लेयर के अंदर ही रह जाते हैं वो। नेक्स्ट है एपिजियल जर्मिनेशन। इन सीड विद एपिजियल जर्मिनेशन द कोटिलिडन आर ब्रॉट अबव द सोइल सरफेस, यानी जो हमारा सीड है वो एक टाइप से लगा सकते हैं, वो बाहर आ जाता है, यानी सोइल की लेयर से वो बाहर आ जाता है उसके कोटिलिडन्स। ऑल डाइकोटिलिडन्स आर एपिजियल जर्मिनेशन, यानी जिसके अंदर डबल डाइकोट होता है यानी डाइकोटिलिडन्स होते हैं वो एपिजियल जर्मिनेशन को शो करते हैं। जैसे लेकिन इसमें एक वो भी है, एक्सेप्शन भी है, पी, ग्राम, ग्राउंडनट और कैस्टर, ये डाइकोटिलिडन है लेकिन ये फिर भी एपिजियल जर्मिनेशन शो नहीं करते। इसका एग्जांपल है बेसिकली एपिजियल का है वो है कॉटन, यानी ये कॉटन की आप कई बार फील्ड में देखो भी गए तो ये बाहर आ जाता है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग द सीड जर्मिनेशन, सबसे पहला फैक्टर है सोयल टाइप, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सीड की जर्मिनेशन को बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट करते हैं। सोयल हमारी कैसी है, ब्लैक है, कोई भी है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, हमने वेल टिल्थ है या नहीं है। फिर मॉइस्चर, व्हेन द सीड्स डू नॉट गेट रिक्वायर मॉइस्चर इन द सोयल वायबिलिटी लॉस हो जाती है, यानी उसकी एक प्रकार से लगा सकते हैं लाइफ खत्म हो जाती है, यानी उसको अच्छे से रिक्वायर्ड मॉइस्चर नहीं मिला।
व्हेन द मॉइस्चर एक्सेस, अगर ज़्यादा हो जाता है मॉइस्चर, तो इससे हमारा जो स्प्राउट्स हैं जो सीड के बाहर निकले हैं वो सड़ जाएंगे, यानी रोट हो जाएगा उनका। फिर है टेम्परेचर, व्हेन इट इज़ अबोव एंड बिलो द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर या तो कम हो ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ज़्यादा हो, उससे भी हमारा जर्मिनेशन का रेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। जैसे सर्दियों में जो जर्मिनेशन का रेट है वो थोड़ा कम होता है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम चला जाता है। नेक्स्ट है लाइट, द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ फॉर प्रमोटिंग जर्मिनेशन इज रेड, यानी सबसे अच्छी वेवलेंथ क्या है, यानी सबसे इफेक्टिव वेवलेंथ कौन सी है जर्मिनेशन के लिए, वो है रेड, जो 662 नैनोमीटर वाली है। और 730 के ऊपर जर्मिनेशन पूरी तरह इनहेबिट भी हो जाती है, यानी रुक जाती है। सोइल की कंडीशन कैसी है ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके अंदर ए वाला है, टिल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोइल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, यानी जो टिल्थ है, यानी टिलेज के बाद जो फील्ड की हमारी कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है जर्मिनेशन को सीड की। स्मॉल सीड रिक्वायर्स फाइन टिल्थ, यानी जो हमारे छोटे साइज के सीड होते हैं वो उन्हें कैसी चाहिए, फाइन टिल्थ, यानी सोइल्स बिल्कुल भुरभुरी हो। जबकि हमारे जो मॉडरेट और लार्जर साइज हैं उन्हें मीडियम और कोर्स टिल्थ चाहिए रिस्पेक्टिवली, यानी मॉडरेट वालों को मीडियम टिल्थ चाहिए और जो लार्ज जिनका सीड थोड़ा बड़ा है उन्हें कोर्स टिल्थ चाहिए, यानी लगा सकते हैं मोटा मोटा टिल्थ होता है ना, जो थोड़े सोइल के थोड़े बहुत एग्रीगेट्स हों तो भी उन्हें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। जैसे हमारा ग्राम होता है, चना होता है, उसको थोड़ी बहुत कोर्स टिल्थ भी उसके लिए अडेप्टेबल है, यानी उसको अडेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ शोइंग, यानी शोइंग की डेप्थ कैसी है हमारी, द सीड शुड बी प्लेस्ड एट ऑप्टिमम डेप्थ, यानी मैंने आपको बताया भी था किसी सीड को अगर जो ऑप्टिमम डेप्थ उसकी होती है वही हमें देनी होगी, तभी वो अच्छे से जर्मिनेशन करेगा। व्हेन द सीड्स आर प्लेस्ड एट डीपर लेयर, अगर वो बहुत ज़्यादा डीप में लग दिए तो उनको ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी जर्मिनेशन के लिए, और ज़्यादा सॉइल की सरफेस के ऊपर रख दिए तो वो तो या फिर बह जाएंगे या फिर उनको बर्ड अपने साथ ले जाएंगे। ये हमारा सीड एंड शोइंग के यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ क्रॉप ज्योमेट्री और डेंसिटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। यहाँ तक आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।